ऑफ कैपिटल एसेट। टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, ये भी नोट नहीं करना, समझना। ठीक है, दो तरह की कैपिटल एसेट होती है। एक एसेट होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 242A। सेक्शन रिलेवेंट नहीं, आप तो चिंता मत करना। एंड एक एसेट होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। दो तरह की एसेट्स होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 229A में। देखिए, जब भी अपन कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे तो पहले अपन को डिसाइड करना है कि ट्रांसफर्ड एसेट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। बट भाई क्यों करते हैं ऐसा? देखिए, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो गेन होता है ना, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो गेन होता है वो अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो पहले मैं ये बताता हूं कि अलग अलग कर क्यों रहे हैं अपन, है ना। क्या बताया पहला रीजन? हाँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से जो गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, लॉन्ग टर्म से लॉन्ग टर्म होगा। अब आप यदि ऐसा सोचे गेन तो गेन है, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म में, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। देखिए, एक टैक्स रेट का फर्क पड़ता है। मतलब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है ना, उस पर नॉर्मल टैक्स लगता है। नॉर्मल का मतलब जैसे बिजनेस की इनकम पे लगता है, हाउस प्रॉपर्टी पे लगता है, वैसे ही शॉर्ट टर्म पे लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो स्पेशल रेट से लगता है, 20% लगता है। मतलब आज मान लो मैंने जमीन बेच के 10 लाख रुपए कमाए, तो अब स्लैब रेट काम नहीं करता, वहां पे स्ट्रेट 20%, 12.5% टैक्स लगता है। तो ये रीजन है। एक रीजन बताया मैंने, क्या रीजन बताया क्यों अलग अलग कर रहे हैं अपन? बिकॉज द टैक्स रेट्स आर डिफरेंट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इज टैक्सेबल एट नॉर्मल रेट, while long term capital gain is taxable at the special rate. फर्स्ट रीजन इज दिस। और बताता हूं रीजन। दूसरा रीजन होता है यदि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो पाता। लेकिन यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो वो लॉन्ग टर्म से सेट ऑफ हो जाता है। इंडेक्सेशन याद होगा, एक दिन मैंने समझा रहा था, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन होता है, अब बंद हुआ लेकिन होता है। लेकिन शॉर्ट टर्म इंडेक्सेशन क्यों नहीं होता? शॉर्ट टर्म इंडेक्सेशन क्योंकि इतना ज्यादा कोई मनी में कोई चेंज नहीं हो जाता, 1-2 साल में कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आ जाता। तो इसीलिए अपन इन दोनों को अलग अलग करते हैं। अब कैसे पता चलेगा लॉन्ग टर्म एसेट है शॉर्ट टर्म एसेट है? देखिए, इसके लिए अपन देखते हैं होल्डिंग पीरियड। क्या देखते हैं? होल्डिंग पीरियड। ठीक है, होल्डिंग पीरियड में अमेंडमेंट हो गया, वो तो मैं बाद में लिखूंगा। पहले यहाँ पे 23 जुलाई, याद है 23 जुलाई कौन सी डेट है? 23 जुलाई वो डेट है जिस दिन फाइनल बजट आया था और उस दिन चेंज हो गया। तो अभी तो मैं आपको इतना सा बता रहा हूं कि यदि होल्डिंग पीरियड 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने तक है अप टू, और अब ये 36 महीने डिलीट हो गए। 23 जुलाई के बाद 36 महीने को हटाई दिया इन्होंने। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा मैं क्या बता रहा हूं? मतलब अभी आप ऐसा समझ लो, यदि किसी भी एसेट का होल्डिंग पीरियड समझते हैं, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, यदि ये पीरियड हुई है होल्डिंग पीरियड, यदि आपका कितना है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने तक है, तो वो एसेट कौन सी होगी? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगी। यस। और यदि आपका होल्डिंग पीरियड इससे क्या है, ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 12, 24 और 36 से ज्यादा है, तो जो कैपिटल गेन होगा ना वो आपका वो कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगी। आया समझ में? अब मुझे ये एक बार नोट करने के बाद मुझे क्या बताना आपको, किन एसेट्स के लिए होल्डिंग पीरियड 12 महीने देखते हैं, किन एसेट्स के लिए होल्डिंग पीरियड 24 महीने देखते हैं, और यदि 23 जुलाई से पहले का यदि कोई है तो 36 महीने। अब 23 जुलाई के बाद तो 36 महीने को इन्होंने
हटा ही दिया तो फिर मतलब ही खत्म। ये आया समझ में? यहाँ तक नोट कर लो इसको आप। चलिए अब क्या लिखना है अपन को? 12 महीने किसके लिए, 24 महीने किसके लिए और 36 महीने किसके लिए? देखो देखो बड़ा सिंपल है। देखिए यदि अपन 23 जुलाई 2024 से पहले, अभी नोट करवा दूंगा मैं, पहले समझ लो। 3 होल्डिंग पीरियड थे, 12, 24 और 36। देखिए 12 किसके लिए, 24 किसके लिए, और जो 12 और 24 में नहीं आएगा वो सब 36 में आ जाएगा। देखिए 12 महीने का होल्डिंग पीरियड किसमें देखते हैं? 12 महीने का होल्डिंग पीरियड देखते हैं लिस्टेड इक्विटी शेयर। लिस्टेड इक्विटी शेयर समझते हैं? मतलब ऐसे इक्विटी शेयर जो स्टॉक मार्केट में, जैसे रिलायंस है, टीसीएस है, इनके जो शेयर है वो सब लिस्टेड है, मतलब जिनकी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो। सेकंड है इक्विटी ओरिएंटेड फंड। अब ये क्या होता है देखो, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। मैंने बताया था यूनिट कहां पे होती है? यूनिट म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड में बहुत सारे होते हैं, डेप्थ ओरिएंटेड, इक्विटी ओरिएंटेड, और दोनों मिक्स, हाइब्रिड बोलते हैं इनको अपन। मतलब यदि अपन म्यूचुअल फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड भी अलग अलग तरीके के होते हैं। क्या क्या बोला? इक्विटी ओरिएंटेड फंड, डेप्थ ओरिएंटेड फंड, हाइब्रिड, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड का मतलब क्या हुआ? आज जैसे मान लो मेरे पास मोतीलाल ओसवाल, कोटक महिंद्रा, बिरला सन लाइफ के म्यूचुअल फंड है, और जिन फंड को मैं पैसा दे रहा हूं वो इक्विटी ओरिएंटेड है। मतलब इनका ओरिएंटेशन जो है ना इक्विटी, मतलब वो पैसा वो इक्विटी में 90% पैसा कम से कम इक्विटी में लगाते हैं, बाकी 10% लगाए कोई दिक्कत नहीं। तो उन फंड्स को हम इक्विटी ओरिएंटेड बोलते हैं। क्या होता है इक्विटी ओरिएंटेड फंड? ऐसे म्यूचुअल फंड जो अपने टोटल प्रोसीड्स का मेजर पार्ट इक्विटी में लगाते हैं। डेप्थ ओरिएंटेड क्या हो गए? ऐसे म्यूचुअल फंड जिनको हम पैसा देते हैं वो पैसा डेप्थ में लगाते हैं। कहां पे लगाना चाहिए पैसा? डेप्थ ओरिएंटेड फंड में लगाना चाहिए, इक्विटी ओरिएंटेड फंड में नहीं। आरओआई तो हमेशा इक्विटी ओरिएंटेड का होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए डिपेंड करता है योर रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। आज ना मेरी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी हाई है तो मैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड में लगाऊंगा, और यदि मैं रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है तो मैं, और मैं यदि बीच में लू नहीं लू तो मैं हाइब्रिड में चला जाऊंगा। उसमें 50-50% पैसा है जो भी है, उसमें पैसा डेप्थ में भी लगाना है और इक्विटी में भी लगा हुआ है। आ रहा है समझ में? तो ये इक्विटी ओरिएंटेड फंड हो गए। तीसरा एक होता है जो आपको पता है, जीरो कूपन बॉन्ड। क्या? जीरो कूपन बॉन्ड। तो ये 3 असेट है बस केवल। ओनली देयर आर 3 असेट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच वी कंसिडर 12 months फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल असेट इज ए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। आया समझ में? देखिए हम आ गए थे 24 महीने। देखिए 24 महीने अपन देखते हैं अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर, क्योंकि अदर देन शेयर का मतलब शेयर तो इधर आ गए। सेकंड आ गया इमूवेबल असेट। क्या आ गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, फ्लैट। इनके लिए कितने साल देखते हैं? 24 महीने। कितने? 24 महीने। और इन सब के अलावा बाकी जो भी सब बचा उन सब के लिए 36 महीने। ज्वेलरी है, राइट्स है, बाकी जो चीजें बची ना सब, उन सब के लिए 36 महीने हुए। ये जो मैंने बताया आपको, ये तो उन असेट्स के लिए होगा जो 23 जुलाई 2024 से पहले ट्रांसफर हुई है। क्या बात? 23 जुलाई के बाद क्या अमेंडमेंट हो गया देते हैं? नाउ द होल्डिंग पीरियड इज नॉट दिस, नाउ द होल्डिंग पीरियड इज ओनली 12 एंड 24। कुछ नहीं है, यही है बस। 12 में तो जो थे वही है, बाकी ये जो इधर वाले हैं ना, ये ज्वेलरी फुलरी जो भी है ये सब इधर आगे, बाकी कोई अमेंडमेंट, बाकी कुछ ऐसा ही नहीं।
आ रहा है समझ में? तो कोई ज्यादा इतना बड़ा अमेंडमेंट नहीं है कि इधर उधर चले गए, ये अपनी जगह ही है, 12 मंथ्स वाले अपनी जगह ही है, 24 महीने वाले भी अपनी जगह है, बस है ही नहीं ना कोई, 36 महीने ही नहीं है तो बचा गया, जब ये है तो बाकी सब 36 में। अब मैं क्या दिखाऊंगा 23 जुलाई के बाद, ये 3 तो 12 में और बाकी सब बचे वो 24 में, हो गया, अमेंडमेंट भी क्लियर हो गया। आया समझ में? तो लिखो, आप लिखो, नोट करके लिखो, लिखिए होल्डिंग पीरियड। अब इसमें आप ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करके लिख लेना, होल्डिंग पीरियड। ऐसे आप दो पार्ट में डिवाइड करके लिख लो। इन केस ऑफ ट्रांसफर टेक प्लेस, टेक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024, इफ ट्रांसफर टेक प्लेस बिफोर 23 जुलाई 2024, मतलब यदि आपका ट्रांसफर जो हुआ है एसेट का वो 23 जुलाई से, मतलब अप्रैल, मई और जून और 23 दिन जुलाई के में हुआ है, तो अब यहाँ 3 पार्ट लिख दो आप। होल्डिंग पीरियड 12 मंथ किन के लिए देखा जाएगा, 24 मंथ किन के लिए देखा जाएगा और 36 मंथ किन के लिए देखा जाएगा। होल्डिंग पीरियड 12 मंथ किसके लिए, 24 मंथ किसके लिए और 36 मंथ किसके लिए। ठीक है, पहले लिखो 12 महीने वाले जो मैंने बताए लिखो। देखिए, सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दो ही रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है अभी, बीएससी और एनएससी। सिक्योरिटीज लिस्टेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड लिखूं, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, ऑब्लिक करके लिखो, ऑब्लिक, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। थर्ड लिखो, थर्ड जीरो कूपन बोर्ड, थर्ड लिखिए जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड। क्या है ये तीनों, इन तीनों के लिए होल्डिंग पीरियड हम कब, 23 जुलाई से पहले वाले बाद वाले में, दोनों में, दोनों में ही। ये तो सही है ना, दोनों में ही है, तो क्या है, सही है ना। सेकेंड लिखो 24 मंथ, 24 मंथ। तो मैंने आपको ये तो बोला कि ये जो 3 एसेट ऐसी है जिसमें होल्डिंग पीरियड पूरे साल में 24 12 महीने देखेंगे, चाहे वो 23 अमेंडमेंट हुआ क्या, मैंने शॉर्ट में बताया ना, 36 महीने हटा के वो 36 महीने वाली जो असेट थी वो 24 महीने में आ गई। दैट इज क्लियर, एक वर्ड एक लाइन में अमेंडमेंट क्लियर हो रहा है। अब उसको 1 घंटे तक पढ़ाते जाओ, पढ़ते जाओ, बात तो निष्कर्ष तो वही निकलना है जो मैंने कंक्लूजन बताया। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट देखो 24 महीने, 24 मंथ लिखो आप, अनलिस्टेड शेयर, अनलिस्टेड शेयर। सेकंड लिखो लैंड और बिल्डिंग और बोथ, लैंड बिल्डिंग बोथ। थर्ड सॉरी हो गया, अनलिस्टेड शेयर्स हो गया और लैंड बिल्डिंग और बोथ, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी। अब आ जाओ 36 महीने, क्या 36 महीने लिखो, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज,
अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर, जानना अदर देन शेयर, डिवेंचर्स, बॉन्ड, ये सब अदर देन शेयर, अदर देन शेयर, अनलिस्टेड तो ऊपर आ गए ना 24 महीने में, अदर देन शेयर, और बाकी लिख दो सेकंड अदर कैपिटल एसेट्स, अदर कैपिटल एसेट्स। अक्सर ये बाद में समझ में नहीं आएगा, मैं आज ही बोल रहा हूँ, अभी भले ही समझ में आ रहा है ऐसा लिखा हुआ, लेकिन बाद में समझ में नहीं आएगा। आए इसमें कोई डाउट नहीं है ना? 12 महीने किन किन के लिए देखते हैं? लिस्टेड शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन, इनके लिए देखते हैं 12 महीने। 24 महीने कुशल अनलिस्टेड शेयर्स और इमोबल प्रॉपर्टी, 24 महीने। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन शेयर, वाई अदर देन शेयर? बिकॉज शेयर्स आर कवर्ड इन द 12 एंड 24 मंथ, तो अदर देन सिक्योरिटीज में क्या आ गया फिर? डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब आ गए। अब आ जाते हैं इधर आ जाओ, इन केस ऑफ ट्रांसफर, इन केस ऑफ ट्रांसफर टेक प्लेस ऑन और आफ्टर, ऑन भी लिखना पड़ेगा, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। कितने भागों में बांटू? 2, 3, 4? 2। हाँ क्रिस, क्या लिखूं यहाँ पे? अब तो मैंने समझा दिया, बताओ। 12 महीने वाले को तो एज इट इज कॉपी कर देता हूं, और बाकी बस अदर लिख दूंगा, इनके अलावा सब अदर 24 में चले गए। सिंपल, तो लिखो 12 महीने वाले में लिख दो, वही कॉपी कर दो वापस। अब वो आपको समझ में आना चाहिए, सेम लिख दो या कुछ भी लिख दो, समझ में आना चाहिए आपको। 12 मंथ में लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ यूटीआई, और जीरो कूपन बॉन्ड। इन 3 के अलावा बाकी जो सब बचा, वो सब कहां चला गया? 24 महीने में। सही है? चलेंगे? अब देखो, एक बात और पढ़नी है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, 3 ऐसे एसेट के नाम बता रहा हूं। नहीं देखिए, बता लॉ में ये चेंजेस क्यों होते हैं? मार्केट में नई नई चीजें आ रही है, और नई नई चीजें आ रही है, तो उनके हिसाब से आपको लॉ को भी अपडेट करना पड़ता है। अब अपन 3 ऐसी चीजें पढ़ रहे हैं, 3 जिनको एक नया सेक्शन बना दिया गया, और उस सेक्शन का नाम है 50AA। ये नया सेक्शन इंसर्ट हुआ इसी साल, और ये बोला गया हम आपको 3 एसेट बता रहे हैं, 3, और इन 3 एसेट में होल्डिंग पीरियड का मतलब भी नहीं है। चाहे किसी एसेट को 12 महीने रखो, चाहे 12 साल रखो, उनसे होने वाला गेन हमेशा और हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? क्या? नाउ आई एम टेलिंग यू 3 स्पेशल एसेट इन रेस्पेक्ट ऑफ होल्डिंग पीरियड इज irrelevant. Means capital gain is always be short term, always be short term, चाहे आपने एसेट को 12 साल ही क्यों न रखा हो। इज इट क्लियर? तो अब नोट लिख लो आप, ये 23 जुलाई के बाद का प्रोविजन नहीं है। लिखो, एज पर सेक्शन 50AA, नया इंसर्ट हुआ ही, एज पर सेक्शन 50AA, capital gain arising from transfer of capital gain arising on transfer of following assets, transfer of following assets would always be
ऑलवेज भी क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ऑलवेज भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन irrespective of the irrespective of the holding period, irrespective of the holding period. समझ आया क्या बता रहा हूं? तीन ऐसे एसेट का नाम लिख रहे हैं जिनसे होने वाला गेन हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा, होल्डिंग पीरियड देखना तक नहीं है. लिखो आप, पहला लिखो फर्स्ट, यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड, यूनिट ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड. अब ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं ये अभी नहीं पढ़ेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे. मतलब यहाँ पे ना इक्विटी ओरिएंटेड फंड नहीं, ये क्या है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड. मतलब कुछ म्यूचुअल फंड में स्पेसिफाई किया गया 50 AA के लिए. नेक्स्ट सेकंड लिखो, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर, मार्केट लिंक्ड डिवेंचर क्या होते हैं मैं बताता हूं अभी थोड़ा सा इसको. थर्ड इज अनलिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड बॉन्ड and unlisted debenture, unlisted bond and unlisted debenture. बस क्या खास बात है इन तीनों में आदित्य? इन तीनों असेट्स को आप कितने भी दिनों तक होल्ड करो, इनसे होने वाला गेन हमेशा शॉर्ट टर्म ही होगा. पहला क्या बताया, पहला यूनिट्स ऑफ स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड. अब स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड क्या होते हैं वो आगे पढ़ेंगे अपन, कुछ शर्तें हैं. सेकंड इज मार्केट लिंक्ड डिवेंचर. तो ये क्या होता है ये तो मैं बता देता हूं आपको. मार्केट लिंक्ड, आजकल ना कंपनी डिवेंचर इशू करने लगे मार्केट लिंक. डिवेंचर क्या होता है, जिसमें आपको ब्याज मिलता है ना, लेकिन ऐसे डिवेंचर जो मार्केट लिंक है, हाँ ब्याज भी मार्केट पे डिपेंड करेगा. मतलब यदि शेयर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका ब्याज भी ऊपर जाएगा, और शेयर मार्केट नीचे जाएगा तो ब्याज भी नहीं. मतलब ये जो रिस्क बियरिंग वाले होते हैं, जो कम रिस्क लेना जानते हैं, मैं डेप्थ में पैसा लगाऊंगा, मजे दोनों चाहिए, आनंद दोनों के लेने, किसके, ब्याज भी मिलता रहे और रिस्क भी कम हो, तो ऐसे लोगों के लिए आ गए ऐसे डिबेंचर. और थर्ड क्या है, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड अनलिस्टेड डिबेंचर्स. बस आया समझ में? तो इनको अलग से रखा गया, और ये प्रोविजन अभी भी इंसर्ट हुआ है ये वाला इसी साल. तो ये अपना एक टॉपिक और खत्म हो गया आज. क्या, होल्डिंग पीरियड वाला. चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए. लिखो आप, नेक्स्ट अवर न्यू टॉपिक इज, देखिए आप क्या पढ़ रहे हैं अपन. ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का फॉर्मेट क्या होता है. फॉर्मेट मतलब अब याद जब हमने सैलरी वाला चैप्टर पढ़ा कि बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, फिर एक एक करके अपन स्टार्ट कर दिया. फिर क्या पढ़ा, हाउस प्रॉपर्टी में भी हमने पढ़ा जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स. तो नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, फॉर्मेट बना रहे हैं, इस तरीके से हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे. इज इट क्लियर? तो लिखो आप, हेडिंग डालो, फॉर्मेट ऑफ computation of taxable capital gain for the assessment year 2025 and 2026. Format of computation of capital gain for the assessment year 2025-2026. सुनो, लिखो, एक बार लिख लो मेरे साथ साथ ना, फिर मैं आपको समझा दूंगा. सबसे पहले लिखो सेल्स कंसिडरेशन. सबसे पहले अपन लिखेंगे सेल्स कंसिडरेशन. सेकंड इसमें से लेस करेंगे हम ट्रांसफर एक्सपेंसेस, और
ट्रांसफर एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद जो आएगा उसको अपन बोलेंगे नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन में से लेस होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये दोनों लेस करने के बाद जो आएगा उसको हम बोलेंगे ग्रॉस कैपिटल गेन। क्या बोलेंगे? ग्रॉस कैपिटल गेन। और जो अपना ग्रॉस कैपिटल गेन आएगा उसमें से अपन लेंगे कुछ एग्जेम्पशंस, और इन एग्जेम्पशंस को बोला जाता है अंडर सेक्शन 54। अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सारी है। और इनको लेस करने के बाद जो आएगा वो अपना फाइनल टैक्सेबल कैपिटल गेन आएगा। और वो कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका होल्डिंग पीरियड क्या है। चलो ठीक है, इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। फटाफट नोट करो अक्सर, फटाफट। ठीक है, देखिए इसमें होगा क्या कैलकुलेशन, बड़े सिंपल है। आज आप बताना, मैंने मान लो कोई मकान खरीदा था, मकान, और ये मकान मैंने खरीदा 50 लाख रुपए में। आप मुझे बताइए 50 लाख रुपए इनमें से क्या है? बोलो। सेल्फ कंसिडर। अरे सोचो तो सही, हाँ, दिमाग को घर पे रख के आते हो क्या? ऐसे हवा में तुक्के लगा दो, लग गया तीर तो बढ़िया, नहीं लगा तो क्या दिक्कत? ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। मैंने क्या बोला? इतने में हमने घर खरीदा, खरीदा तो ये क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। चलिए ठीक है। फिर ये घर खरीदने के बाद है ना, मैंने उसमें 1-2 रूम और बना दिए, 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया मैंने, उसका एलिवेशन सही कर दिया और भी बहुत सारे काम कर दिए। एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगी। फिर मैंने इस मकान को बेच दिया 1 करोड़ में, ये मेरा सेल्फ कंसिडरेशन हो गया। और मैंने बेचा, ब्रोकर के थ्रू बेचा, ब्रोकर ने मेरे से 1 लाख रुपए दलाली ले ली। कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लो। 1 करोड़ में बेचा, 1 लाख रुपए दलाली ले गया, बचे 99 लाख। 99 लाख में से 60 लाख मेरा ये हो गया, तो बचा 39 लाख। क्या 39 लाख कैपिटल गेन? यदि एग्जेम्पशन नहीं है तो बस ये सिंपल सा ये पढ़ना है, समझ में? अब सुनो, मेन इंपोर्टेंट बात क्या है, देखिए आप बताओ, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कब लिखेंगे आप? नहीं, इंडेक्स, हाँ सही बोल रहा, सॉरी, 23 जुलाई 2024 से पहले यदि कोई ट्रांसफर हुआ तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे आप, क्योंकि 23 जुलाई के बाद तो सरकार ने इंडेक्सेशन बंदी कर दिया। समझ में आ रहा है? अब यदि मैं आपसे उल्टा पूछूं, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कब लिखेंगे? शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट टर्म लिखना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखना ही है। और यदि आपका ट्रांसफर 23 जुलाई के बाद हुआ है तो इंडेक्सेशन बॉडी खत्म हो गया। आया समझ में? सेम यही बोला मैंने, इंप्रूवमेंट में भी ऐसा ही है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कब लिखेंगे? पहले पहले। और यदि 23 जुलाई 2024 के बाद आप बेच रहे तो भूल जाओ, इंडेक्सेशन भूल ही जाओ। आया समझ में? लेकिन इसमें एक कहानी और भी है, मैंने शायद आपको बताया भी था। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे? देखिए, जब गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन हटाया तो बहुत बड़ी बात थी इंडेक्सेशन, यानी जो इंडेक्सेशन 1981, बिल्कुल शायद नहीं सही है, जो इंडेक्सेशन 1981 से चल रहा था भारत में, उस इंडेक्सेशन को आपने एक झटके में खत्म कर दिया। और इससे लोगों को फायदा हुआ, नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, क्योंकि इंडेक्स नहीं होने से कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कम होगी तो कैपिटल गेन ज्यादा हुआ। लोगों ने खूब, और लोगों ने नहीं, एक आम आदमी ने नहीं, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लोग हैं, इकोनॉमिस्ट है, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उन्होंने भी इसका ऑब्जेक्शन किया, संसद में भी इसका ऑब्जेक्शन हुआ। राघव चड्ढा, समझना राघव चड्ढा कौन है?
एक पॉलिटिशियन है, चार्टेड अकाउंटेंट है वो भी, राघव चड्ढा इज चार्टेड अकाउंटेंट, और वो आम आदमी पार्टी का है, मैंने सुना था उसका, तो उसने इसका खूब विरोध किया था, ये आपने क्या कर दिया। फिर बताया गवर्नमेंट खुद बेकफुट पे आ गई, फिर बोला था लास्ट। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला पता है इसमें क्या हुआ, कि गवर्नमेंट ने बोला कि यदि तुमने 23 जुलाई के बाद बेचा है, कौन सा सेट जो 23 जुलाई से, तो दोनों ऑप्शन तुम्हारे क्या, सेल्फ कंसिडरेशन में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करके जो आए उससे कितना दे देना, 20% दे देना, आई बात समझ में। और सेल्फ कंसिडरेशन में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करके जो आए उससे 12.5, 24 चीज ओवर, मतलब इसको गवर्नमेंट को पीछे आना ही बोलते है समझ में। लेकिन मानना ये वाला ये आगे पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, जब हम टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे तभी डिस्कशन करेंगे हम। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है आपके पास, ये वाला, ये केवल उन्हीं असेट्स के लिए जो असेट आपने 23 जुलाई से पहले खरीदी है। आज यदि मैं कोई जमीन खरीदता हूं, ठीक, आज मैं कोई जमीन खरीदता हूं, उसको 4 साल बाद बेचता हूं, तो ये नहीं होगा, मैं दोनों करके देख लूं, नहीं अब तेरे लिए नहीं, उस पर स्टेट बिना इंडेक्सेशन के कैलकुलेट करके 12.5 पर, और गवर्नमेंट ने इसका, निर्मला सीतारमन ने इसको जस्टिफाई भी किया। ठीक है, मैं मानती हूं कि मैंने इंडेक्स को हटाया, इससे लोगों को क्या हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन आप इस चीज को भी देखो कि मैंने टैक्स की रेट भी कम कर दी सर। और मैंने आपको एक बात और बोली थी, इंडेक्स को हटाने के पीछे जिम्मेदार आम आदमी, अपन लोग, हम ये जिम्मेदार, क्यों हम जिम्मेदार, क्योंकि वैसे ही ले ले, कौन सा इंडेक्स लो, सबसे कम कौन सा वाला तू बता, मुझे तो नहीं पता, प्लस सबसे कम 100 है, लिख दे तू, बता, ऐसे करते थे लोग, खरीदते थे। चाहे अभी 2005-6 में 24-25 में इंडेक्सेशन लगाते थे 100 वाला, और वो इससे कम नहीं था, वो लिख देते, वो तो कम भी लिख देते। तो ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने मजबूरी पर इंडेक्सेशन को खत्म करना पड़ा, है समझ में। एक सेकेंड, हाँ रवि, हाँ ये हम बात भी लिखेंगे अपन, आया ना समझ में। चलो ठीक है, अब अपन को क्या पढ़ना है, देखो अब आगे 1-2 क्लासेस में क्या पढ़ना है। एक अपन को ये पढ़ना, आज से स्टार्ट करेंगे अपन, कि अलग अलग परिस्थितियों में हमारा सेल्फ कंसिडरेशन क्या होगा, व्हाट इज अवर सेल्फ कंसिडरेशन इन डिफरेंट सिचुएशन। फिर अपन पढ़ेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर हम पढ़ेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, फिर हम पढ़ेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ, फिर 6 नोट लिख लेंगे। अब मतलब आने वाली 1-2 क्लासेज में अपन को ये नोट्स पढ़ने हैं, आया समझ में। तो लिखो, आप लिखो, इनके आगे लिखो नोट नंबर 1, 2, 3, 4, ऐसे लिख दो आप लोग। हेलो, हाँ नेक्स्ट, 23 जुलाई के बाद 36 महीने को हटा दिया, अब केवल 12 और 24 रह गए बस होल्डिंग पीरियड। 36 महीने जिनके लिए अपन होल्डिंग पीरियड देखा करते थे, अब उनको हटा के जो 36 महीने देखते थे उनको भी इन्होंने 24 महीने में दे दिया। पहले तो ये होता था किन्हीं के लिए 12 महीने, किन्हीं के लिए 24, किन्हीं के लिए 36, अब क्या कर दिया इन्होंने, अब 12 और 24, इन 3-4 के लिए 12, बाकी सब बचा उनके लिए
24 से भी आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखना है, ठीक है। नेक्स्ट समझ आ गया क्या पढ़ना है कि क्या पहला सेल्स लिखो, अब लिखो आप नोट नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। नोट नंबर फर्स्ट आपके भी है क्या ये अमेंडमेंट आपके नए मॉड्यूल में? 23 जुलाई है क्या कहीं? ये अपडेट होके आ गया मॉड्यूल नहीं आया? 23 जुलाई ऐसा है? नहीं, कहीं 23 जुलाई वाली डेट है कहीं? तो इसका मतलब मॉड्यूल अपना अपडेट है 23 जुलाई के बाद है, होना तो चाहिए, नया वाला तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। चलो कोई बात नहीं, वो तो अपन देखेंगे, तो देख लेंगे बाद में, होना चाहिए। क्योंकि अब देखो इन्होंने क्या किया पता है, 12-24 लिखा, 36 लिखा ही नहीं इन्होंने 12 और 24 ही लिखा, 36 में नहीं लिखा ही नहीं, का मतलब ये अपडेटेड वाला ही है आपके, ठीक है, वो तो देख लेंगे अपन। लिखो, देखिए अब नोट नंबर फर्स्ट लिखिए, नोट नंबर फर्स्ट लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ कंसिडरेशन, determination of self consideration in different situations, विभिन्न परिस्थितियों में सेल्फ कंसिडरेशन का निर्धारण, ठीक है। लिखो पहला, लिखो फर्स्ट केस लिखो, in case of sale of asset, in case of sale of asset, आपको ना सेल एक ट्रांसफर होता है ना, सेल ट्रांसफर, तो उसमें बताओ सेल्फ कंसिडरेशन क्या होगा? सेल वैल्यू, सिंपल से सेल वैल्यू तो होगी, तो लिख दो, आप लिख दो सेल वैल्यू, सेल वैल्यू। हो गया। नेक्स्ट सेकेंड लिखो, इन केस ऑफ एक्सचेंज, इन केस ऑफ एक्सचेंज अदला बदली, इन केस ऑफ एक्सचेंज, बताइए एक्सचेंज के केस में आपसे पूछा हूं, बताओ, आप बता सकते हैं सेल्फ कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? लिखो, सेल्फ कंसिडरेशन पूछ रहा हूं मैं, फायदे नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं। अमाउंट तो मिलेगा ही नहीं ना, हमने तो अदला बदली करी है। जो असेट आपको मिलेगी उसकी एफएमवी, मेरा घर आपका, आपका घर मेरा, तो मैंने मेरा घर आपको दे, उसके बदले में मुझे पैसा तो नहीं मिला, क्या मिला? आपका घर मिला ना, तो आपके घर की आज एफएमवी कितनी है? फेयर मार्केट वैल्यू। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, याद करने की कॉमन चीजें, तो लिखो आप, सेल्फ कंसिडरेशन इज एफएमवी ऑफ असेट रिसीव्ड अंडर एक्सचेंज, एफएमवी ऑफ असेट रिसीव्ड अंडर एक्सचेंज, ऑफ असेट रिसीव्ड अंडर एक्सचेंज, एफएमवी ऑफ असेट रिसीव्ड अंडर एक्सचेंज। नेक्स्ट लिखो, इन केस ऑफ कंपल्सरी, इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ, in case of compulsory acquisition of capital asset, in case of compulsory acquisition of capital asset under law, in case of compulsory acquisition of capital asset under any law। हाँ हार्दिक बताओ सेल्फ कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? जब गवर्नमेंट हमें कंपनसेशन देगी, तो लिखो आप, अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, सेल्फ कंसिडरेशन बराबर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, जो सरकार हमें कंपनसेशन देगी,
ठीक है, यहाँ पे एक बात और करते हैं अपन, कई बार वो आगे पढ़ेंगे, अभी आज नहीं पढ़ेंगे। कई बार क्या होता है, कंपनसेशन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट इज नॉट सफिशिएंट और असेसी उसका ऑब्जेक्शन करता है। आज मतलब सरकार ने मेरी जमीन को एक्वायर कर लिया, सरकार ने बोला तुझे 50 लाख देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे मेरी जमीन के 70 लाख मिलने चाहिए। हाँ रूम क्या करें, सरकार ने मेरी जमीन को एक्वायर कर लिया और मुझे क्या बोल गई कि आप हमें आपकी जमीन के 50 लाख रुपए देंगे, गवर्नमेंट ने बोला, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे मिलने कितने चाहिए, 70 लाख। क्या करूँ अरुण? हाँ कोर्ट जाएंगे ना, आप कोर्ट में जाएंगे तो वहां पे हो सकता है आपको एनहांस कंपनसेशन मिल जाए, मतलब कोर्ट का ऑर्डर दे देगी गवर्नमेंट को कि आप इसको और दो, वो चीजें अपन बाद में पढ़ेंगे। हो सकता है ऐसा भी हो सकता है, वो अपन बाद में आगे देखेंगे। नेक्स्ट लिखो, इन केस ऑफ conversion of capital asset, conversion in case of conversion of capital asset, in case of conversion of capital asset into stock in trade, आपको याद है जब हम कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पे दो इनकम होती है हमारी, कौन सी? कैपिटल गेन की इनकम भी होती है तो बिजनेस इनकम भी होती है। यार मैंने एक एग्जांपल बताया था, हाँ मैंने बोला 2000 से लेकर ईयर 2000 से लेकर 2022 तक मैंने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने 2-4-5 लाख रुपए के शेयर खरीदे। जिस दिन मैंने इनको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया उस दिन इनकी मार्केट वैल्यू हो गई 50 लाख, और फिर मैंने इन शेयर को क्या कर दिया, 51 लाख में बेच दिया। कब बेचा? 2025 में बेच दिया। तो कैपिटल गेन कौन से में कैलकुलेट होगा, 22 में 25 में? 22 में होगा। क्यों? एक्सेप्शन ही ये वाला, ये 3 एक्सेप्शन में से एक एक्सेप्शन है। जनरली कैपिटल गेन ट्रांसफर वाली ईयर में होता है, लेकिन यहाँ पर पैसा आया उस साल में होगा। 3 एक्सेप्शन थे, वही है। तो हालांकि आपकी कैपिटल एसेट ट्रांसफर तो 2022 में हो गई थी क्योंकि इसके बाद स्टॉक बन गया, लेकिन कैपिटल गेन कैलकुलेट 2025 में होगा, इन द ईयर इन विच वी रिसीव मनी एट द टाइम ऑफ सेल। तो बता सेल्फ कंसिडरेशन क्या होगा? 51 लाख नहीं, 50 लाख, 50 लाख होगा, क्योंकि 1 लाख तो बिजनेस की इनकम है। जिस दिन आपने वो एसेट बिजनेस को दी उस दिन उसकी एफएमवी कितनी थी? 50 लाख तक की इनकम आपकी कैपिटल गेन की इनकम, और 51 लाख में जो बेचा हुआ 1 लाख तो आपकी बिजनेस की इनकम है। तो व्हाट इज सेल्फ कंसिडरेशन हियर? लिखा दो 50 लाख। फिर ये पूरा बोला एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। एक कोई सही बोलता है, एक कोई सही बोलता है, एक बोलता है एफएमवी, फिर दूसरा बोलता है कन्वर्जन, आधे आधे बोलते हो आप लोग। तो बता, एक जना सही बोल दो पूरा। क्या पूरा बोलो, क्या लिखो? बस लिखो, जैसे घबराते हो बोला करो। लेकिन एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, सेल्फ कंसिडरेशन बराबर एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, एफएमवी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। सिंपल है, मतलब उसके बाद जो गेन होगा वो तो आपको बिजनेस की इनकम होगी ना। मतलब एफएमवी जिस दिन कन्वर्ट किया तब तक जो आपने कमा लिया, हालांकि कैश में नहीं कमाया लेकिन कमा के तो बैठ ही गए ना, तो आपके बिजनेस के कैपिटल गेन, उसके बाद बिजनेस। नेक्स्ट लिखो, इन केस ऑफ destroy, in case of destroy or damage, destroy or damage of insured capital asset, in case of destroy or damage of insured capital asset, बताइए। यदि आपकी वो इंश्योर्ड कैपिटल एसेट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डैमेज हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिलता है? क्लेम। तो जो क्लेम मिलेगा ना, क्लेम, वही आपका सेल्फ कंसिडरेशन है। तो लिख दो अमाउंट ऑफ क्लेम। नेक्स्ट लिखिए अमाउंट ऑफ क्लेम। नेक्स्ट लिखो इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड,
नेक्स्ट केस अपना छठा, इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, इन केस ऑफ रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, बताइए, आप बता सकते हैं? मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब मेरे पास जीरो कूपन बॉन्ड थे जो मैंने 2020 में खरीदी और आज वो मैच्योर होंगे, तो मैच्योर होंगे तो कंपनी मुझे पैसा देगी ना। मैच्योरिटी वैल्यू जो होगी वो मेरा सेल्फ कंसिडरेशन, तो लिखो मैच्योरिटी वैल्यू, सेल्फ कंसिडरेशन बराबर मैच्योरिटी वैल्यू। तो कहीं आप 2 मिनट सोचोगे ना घर पे आंख बंद करके इनको, तो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कोई लर्न करने वाली चीजें नहीं है ना। नेक्स्ट लिखो, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए पार्टनर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए पार्टनर टू द फर्म, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए पार्टनर टू द फर्म। सुनिए, ये एक समझने वाली बात है। देखो, जब हमने पढ़ा था कि यदि फर्म का कोई पार्टनर अपनी एसेट किसको देता है, फर्म को, तो ट्रांसफर तो होगा। क्या मिलता है उसके बदले में? पैसा मिलता है पार्टनर को? पैसा नहीं मिलता है, केवल उसकी वजह से वो उस फर्म में पार्टनर। अब सेल्फ कंसिडरेशन क्या होगा, ध्यान देना। देखिए, एबीसी 3 पार्टनर है और ये मान लो तीनों सीए, चार्टेड अकाउंटेंट है तीनों। एक मान लो एक्स नाम का बंदा है, ये ना इस फर्म में पार्टनर बनने गए, ये भी सी है लेकिन अभी छोटा सी है ना, बड़ा ही है, तो ये वहां पे पार्टनर बनने गया। क्या बोलेंगे एबीसी उसको? कैपिटल है क्या? तो एक्स ने बोला ले आऊंगा कैपिटल, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा, आई हैव नो मनी, लिक्विडिटी नहीं अपने पास। यदि तुम तुम्हारी फर्म में मुझे पार्टनर बना लोगे तो मेरा जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मॉल जो सिद्धि पर है, वहां पर मेरे पास एक शॉप, एक ऑफिस है। ये ऑफिस जो है ना, ये मैं फर्म को दे दूंगा एज ए माई कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल इन किसके हाथों में आएगा? एक्स के हाथों में, फर्म के हाथों में। एक्स ट्रांसफर तो एक्स का, एक्स के ऊपर ही आएगा। अब देखो, सुनो सेल्फ कंसिडरेशन क्या होगा। देखो, वैसे मिला तो कुछ है नहीं। अब क्या होगा? देखो, 2 चीजें हैं। मान लो ये जो ऑफिस है जो जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मॉल में, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज के दिन है 95 लाख है। कितनी है? और ये ऑफिस एक्स ने जो खरीदा था, परचेज किया था, वो क्या था? मान लो उसने 15 लाख। ये इंडेक्सेशन रहने देना, कब खरीदा कोई दिक्कत नहीं। समझा मैंने क्या क्या एग्जांपल बोला? क्या जो ऑफिस मिस्टर एक्स फर्म को ट्रांसफर कर रहा है, he purchased that office at a cost of rupees 15 lakh 15 year ago, और ये फर्म को जिस दिन दे रहा है उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 95 लाख है। अब सुनना जो देखिए, आपको बोला जब फर्म उसको पार्टनर बनाएगी तो अपनी बुक में एक एंट्री पास करेगी, एसेट अकाउंट डेबिट है, ऑफिस अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट। याद आई हो किसी? और क्या हुआ? अब बात तो और समझनी है। एबीसी ने एक्स को समझाया कि तू कितने की बिल्डिंग लेके आ रहे हैं? 95 लाख की। यदि हमने इसको 95 लाख पे रिकॉर्ड कर लिया यहाँ पे, ठीक है, तो डिपार्टमेंट जब तुझे पूछेगा कि तूने जमीन खरीदी कितने में? 15 लाख में। तूने फर्म को कितने भेजी? 95 लाख में। कितने का फायदा हुआ? 70 लाख का। 70 लाख में 20% 14 लाख, 80 लाख। 80 लाख में 20% 16 लाख रुपए टैक्स दे दी। ये कौन किसको समझा रहे हैं? फर्म का मतलब एबीसी समझा रहे हैं एक्स को। क्या समझा रहे हैं? कि यदि इस एसेट को हमने हमारी फर्म में 95 लाख पे रिकॉर्ड किया, तो अब 2 बातें देख। 95 लाख में तूने हमें दी, तूने खरीदी 15 में, तो फायदा कितना हुआ? 80 लाख। 80 लाख में 20% तू भी जानता, हम भी जानते, तो 20 पे 16 लाख रुपए तेरी जेब से लगने। एक काम कर, तो हमारा भाई है, देख तेरे हम 16 लाख रुपए लगेंगे, हमें नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। तो अपन एक काम करते हैं, अपन इस एसेट को 15 लाख पे रिकॉर्ड करते हैं। ये बात तू जाने और अपन सबके बीच की बात है कि तूने ये एसेट फर्म को 95 में दिए, लेकिन हम रिकॉर्ड इसको 15 लाख में करेंगे।
जिससे क्या हो, तूने खरीदी कितने में, 15 लाख में, फॉर्म को कितने में दी, 15 लाख में, टैक्स कितना, 0 देगा। अभी तो पार्टनर बढ़ना भी नहीं है, 15 लाख का तो फायदा भी हो गया तेरा भी। हाँ 16 लाख, क्या करे बताओ, चलने दे। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, यदि मान लो ऐसा हो गया तो अभी इसको फायदा हो जाएगा, किसको, एक्स को, लेकिन भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होगा इसको। कल तो मान लो इन सबके बीच में डिस्प्यूट्स हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए, और एक्स बोला फर्म को मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो एक्स से वाई और जेड इसको 15 लाख रुपए देके जाओ। अब एक और जाने लायक नहीं है, क्या नहीं है, क्योंकि तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ कैपिटल, दुकान लाया, कितने की लाया, 15 लाख हो गया। देखो यानी 16 लाख तक बताने के चक्कर में 80-90 लाख का नुकसान हो गया। मतलब कोई भी पार्टनर अपनी एसेट को फर्म की बुक्स में फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे रिकॉर्ड नहीं होने देगा, कतई नहीं होने देगा। मैं तो ये बोलता हूं कि मैं तो ये बोलूंगा कि तू इसको ना 95 लाख पे रिकॉर्ड मत कर, दू तो इसको रिकॉर्ड कर 2 करोड़ पे, बाकी मैं दूंगा टैक्स, तू चिंता मत कर। क्या दिक्कत है बताओ, मेरी कैपिटल तो बढ़ा दूंगा ना मैं फर्म में। तो अब यहाँ पे 2 चीजें आ गई, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। मतलब सेल्फ कंसिडरेशन 2 चीजें हो सकती है, या तो एफएमवी या अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म। मतलब एक्स के लिए मैं सेल्फ कंसिडरेशन 2 चीजें मान सकता हूं, या तो एफएमवी या जितने पर फर्म ने अपनी बुक में उस एसेट को रिकॉर्ड किया। डिपार्टमेंट को ये लगा भैया देख हमें भी पता है तो इससे 95 से कम पे तो रिकॉर्ड नहीं होने देगा, तो इसको मानेंगे हम सेल्फ कंसिडरेशन, न कि फेयर मार्केट वैल्यू। तो मैंने प्रोविजन आपको समझा दिया। यदि फर्म का कोई पार्टनर अपनी एसेट किसको देता है, फर्म को देता है, तो सेल्फ कंसिडरेशन इज नहीं, अभी भी एफएमवी। द वैल्यू एट विच फर्म रिकॉर्डेड सच एसेट इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। और जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पता है क्या होगा, 2 चीजें होगी आपके पास, एक ये भी बताएगा क्वेश्चन में कि रिकॉर्ड कितने पे हुआ, और ये भी बताएगा एफएमवी। तो डालना एफएमवी को तो साइड कर देना और रिकॉर्डेड वैल्यू ले लेना, चाहे वो ज्यादा है चाहे कम है, यानी मिथ्यावादी नायक ऐसा कुछ नहीं है, जिससे भी फर्म ने अपनी बुक में रिकॉर्ड किया। और क्यों लिया गया समझ में आया, क्योंकि डिपार्टमेंट नो वेरी वेल कि कोई भी पार्टनर अपनी एसेट को फर्म में फेयर मार्केट वैल्यू से रिकॉर्ड नहीं होने देगा, कम में नहीं होने देगा। तो लिखो, आप लिखो, क्या हो गया, हाँ तो देगा ना, अपन से तोड़ना देगा, जो भी देगा 20 देगा, 12.5 देगा, 15 देगा, देगा जो लगेगा वो देगा। वो इसकी अपन ने अभी पूरा कैपिटल गेन थोड़ा ना बोला आज खत्म हो गया, ऐसा तो मैंने नहीं बोला। मैंने तो एक बात समझी क्या कि उसके लिए सेल्फ कंसिडरेशन क्या माना, बस इतना बताया, इतना समझ में आ गया। आगे बस ये लिख लो, अभी बाकी और आगे और पढ़ेंगे, फिर बाद में क्या पढ़ेंगे, देखो सेल्फ कंसिडरेशन। ठीक है, द वैल्यू एट विच firm records such asset in its books. The value at which firm records such asset, आगे क्या लिखूं, in its books। मतलब फर्म ने अपनी बुक्स में उस असेट को जितने पर क्या किया, रिकॉर्ड किया, बस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लिखो, उल्टा होगा तो अब वही पढ़ रहा है, अब वो पढ़ रहे, नेक्स्ट वाला वही पढ़, देखो, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय ए फर्म टू इट्स पार्टनर, बाय ए फर्म टू इट्स पार्टनर, मतलब फर्म का पार्टनर असेट नहीं दे रहा, कौन दे रहा है, अब यहाँ पे वो नहीं चलेगा ये वाला, अब यहाँ पे एफएमवी, यहाँ एफएमवी। तो लिखो, आप लिखो, सेल्फ कंसिडरेशन बराबर, सेल्फ कंसिडरेशन इज इक्वल टू एफएमवी ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। जिस दिन फर्म का डिसोल्यूशन हुआ, जिस दिन फर्म डिस्ट्रीब्यूट हुई, उस दिन उसकी एफएमवी कितनी थी। एफएमवी ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, कितने केस हो गए बताओ, 8, बस बहुत ही। क्या पढ़ेंगे सब अपन ने,
सेल्स कंसिडरेशन इन डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन। बस अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। सेकंड लिखो ट्रांसफर एक्सपेंसेस। सेकंड लिखिए ट्रांसफर एक्सपेंसेस। सेकंड इज ट्रांसफर एक्सपेंसेस। क्या होता है ट्रांसफर एक्सपेंसेस? किसी भी एसेट को बेचने के लिए जो हम खर्चा दलाली देते हैं वो ट्रांसफर एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आपको पता हो, अभी बता दूं। देखिए आपने नाम सुना है एसटीटी। एसटीटी होता है, इसका नाम होता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है। क्या होता है एसटीटी? सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। यदि अपन कोई सिक्योरिटी खरीदते हैं तो भी एसटीटी लगता है और बेचते हैं तो भी एसटीटी लगता है, दोनों टाइम लगता है। आज मान लो मैंने सुबह आईसीआईसीआई बैंक के 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे। आई परचेज शेयर्स ऑफ रुपीज 1 लाख ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। और शाम होने से पहले पहले मैंने उन शेयर को मान लो किसी भी कारणवश मान लो 95,000 रुपए में बेच दिया। कितने का नुकसान हुआ? एसटीटी लगेगा नहीं लगेगा? क्यों लगेगा? नुकसान हुआ है। हाँ देखिए एसटीटी इज ए टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन। एसटीटी टी का मतलब ट्रांजेक्शन। तूने खरीदा टैक्स लगेगा, तूने बेचा मतलब दोनों बार लगेगा। खरीदूंगा तो भी ट्रांजेक्शन लगेगा, बेचूंगा तो भी टर्न लगेगा टैक्स पर। अब हाँ इनकम टैक्स नहीं लगेगा तो क्योंकि तुझे नुकसान हुआ। मैं ये कब बोला मैंने? क्योंकि एसटीटी कहीं पे अलाउ नहीं होता है। कैपिटल गेन में हेड में ध्यान रखना। चाहे सेल के बाद एसटीटी दो, चाहे परचेज के बाद एसटीटी का कोई मतलब ही नहीं है। नॉट रिलेवेंट हियर। कहीं नहीं लेना एसटीटी को आपको। आई बात समझ में? तो ट्रांसफर एक्सपेंस क्या होते लिखो। लिखो any expense incurred by any expense incurred by any expense incurred by ट्रांसफर मतलब जिसने बेचा ट्रांसफर। any expense incurred by transfer in relation to transfer of in relation to transfer of capital asset। in relation to transfer of capital asset। एक एग्जांपल लिख दो सबसे बढ़िया। ब्रोकरेज, लाइक एज ब्रोकरेज ऑन सेल। ब्रोकरेज ऑन सेल। और अभी मैंने बोला था ना 1 करोड़ का मकान बेचा अभी स्टार्टिंग में, 1 लाख रुपए दलाली दी। वो दलाली जो दी है ना ब्रोकरेज, वही हमारा। हाँ एक बात और ध्यान देना है आप, जब खरीदे तब एकदम दलाली देते हैं। कब खरीदे वो परचेज की कॉस्ट में ऐड होती है। तो बेचते वक्त जो दलाली देंगे ये ट्रांसफर एक्सपेंस है, लेकिन खरीदते वक्त जो दलाली देंगे वो कॉस्ट में ऐड होगी। आगे समझ में? चलो ये अपना ट्रांसफर एक्सपेंसेस ऑल्सो कंप्लीटेड। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट इज, लिखो क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। थर्ड लिखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन डिफरेंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन ए डिफरेंट सिचुएशन। अलग 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 परिस्थितियों में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन डिफरेंट सिचुएशन। सही है? तो लिखो केस ए करके लिखो केस ए। इफ एन एसेट acquired by the assessee, if an asset is acquired by the assessee himself, if an asset is acquired by the assessee himself, सिंपल है। देखो ये तो मैं नहीं बताऊं तो भी आपको पता है। मान लो अपने कोई एसेट परचेज करी, मान लो जमीन खरीदी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? जितने में अपने परचेज करी मतलब परचेज प्राइस प्लस ब्रोकरेज प्लस रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस
जो भी, जब तक उस प्रॉपर्टी के आप लीगल ओनर नहीं बन जाएंगे तब तक आपने स्टैंप ड्यूटी दी, सॉरी लीगल चार्जेस दिए, एडवोकेट को फीस दी, सब ये क्या है, सब ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट है। तो लिखो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बराबर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बराबर परचेज प्राइस प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज, लिख दो आप एक्सपेंसेस इनकर्ड अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज। आ गया समझ में? तो ये अपना पहला केस हो गया। क्या पता अभी अपन अलग अलग परिस्थितियों में हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। पहला क्या पड़ा, यदि एसेट आपने खुद ने खरीदी है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, जितने में खरीदी प्लस जो एक्सपेंसिव लगे, जब तक आप उसके लीगल ओनर नहीं बने जब तक वो एसेट पुट टू यूज नहीं होगी। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो केस बी, एसेट is acquired before 1 अप्रैल 2001। अब सुनो, इसमें एक लफड़ा है। यदि हमने कोई एसेट कब खरीदी है, 1 अप्रैल 2000, क्या प्रॉब्लम है ये देखो। इंडेक्सेशन कब से स्टार्ट हुए, सॉरी 81 ना, हाँ सही बोल रहे हैं आप। लेकिन फिर इन्होंने क्या बाद में 2 साल पहले अमेंडमेंट करके उसको 2001 से स्टार्ट कर दिया, फिर दोबारा हाँ रिवाइज कर दिया। पहले सही बोल रहे हैं आप, 1981 से इंडेक्स हुआ करते थे, फिर इन्होंने रिवाइज करके फिर इसको 2001 से दोबारा दी, बोलते फॉर्मेट करके दोबारा नया बना दिए, ठीक है। और अब 2024 में इंडेक्सेशन को हटा ही दिया, जो भी। देखिए अभी यदि मैं आपसे पूछूं इंडेक्सेशन कब से आए, तो आप अब बोलना 2001-2 से आए, 1-2 फाइनेंशियल ईयर 1-2। 2001-2 का इंडेक्स कितना है, होगा ही नहीं, क्यों नहीं, मैं तो आपको जो पूछ रहा हूं वो बताओ, इसको मत देखो आप एक बार। मैंने आपसे पूछा कि 2001-2 का इंडेक्सेशन कितना है, 20%। हाँ सॉरी 12.5, 100, हाँ इंटरेस्ट सही तो बोल रहा है, ये दिलीप भी तो सही बोल रहा है, सही है। 2001-2 का इंडेक्स हंड्रेड है, 12.5 का है, 12.5 तो 23 जुलाई के बाद जो लॉन्ग टर्म गेन हुआ उस पर टैक्स की रेट है जो 20 थी उसको कम कर दिया। ये 20% का बताया था मैंने, हाँ वो भी टैक्स रेट थी, सॉरी वो 20% टैक्स रेट थी। मैं आपको ना 2001-2 का इंडेक्स कितना, इंडेक्स इज 100, सही है। बाद वाले आदमी रखने, 2024-25 का इंडेक्स बताओ। 2023-24-25 का इंडेक्स जो अभी चल रहा है 363, सही बोल रहे हैं आप। तो ये 20 वाले भी है, 20 वाले याद नहीं करने, दो तो याद रहनी चाहिए अपन को। 2001-2 का इंडेक्स 100 है और अभी का इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है, सरकार की नजरों में जो चीज 100 की थी आज वो 363, इतनी महंगाई बढ़ चुकी, ये होता है इंडेक्सेशन। आया समझ में? अब एक दिक्कत क्या आ गई, मान लो किसी आदमी ने 1995 में, ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो 1 लाख रुपए में जमीन खरीदी, क्या ये 1 लाख रुपए कॉस्ट, और आज वो जमीन उसने 15 लाख में बेच दी, कितने बेच दी, हाँ। तो अब कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान देना। सबसे पहले आप सेल्फ कंसिडरेशन लिखेंगे कितना, 15 लाख। अब लिखेंगे इंडेक्स, मान लो इंडेक्स 23 जुलाई से पहले वाला हो जाएगी। अब क्या होगा, इंडेक्सेशन कैसे हो रहा है, ध्यान देना। इंडेक्सेशन ऐसे कर रहा है, कितने में खरीदी, कितने में थी, 1 लाख, इंटू इस साल का इंडेक्स कितना, डिवाइडेड बाय 100। अब सुनना मेरी बात, अब एसएससी ने बोला कि साहब ये गलत हो रहा है आपकी,
मेरे साथ, आपके साथ नहीं, मेरे साथ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है पता है? मतलब 1 लाख आपने सही लिखा, बिल्कुल मैं राजी हूँ। 363 लिखा, इससे भी मैं एग्री हूँ, लेकिन ये 100 जो लिखा है ये गलत लिख रहे हैं आप। हाँ सॉरी, हाँ बस 2001 है, लेकिन मैंने खरीदी है कब, 1995। तो 1995 का इंडेक्स लिखो आप, ये 100 मत लिखो आप। और आपने ऐसे से ऐसा क्या बोला कि तो उसको फायदा होगा, क्योंकि 100 से कम होगा तो कॉस्ट बढ़ेगा तो कैपिटल बोला कि जिद पे अटक गया हूँ। बोला ये ऐसा तो नहीं होगा। कैसा नहीं होगा? यहाँ 100 नहीं होगा, यहाँ पे इंडेक्स कब का होगा? 1995 का। बताओ क्या बोला, ये ने क्या बोला? नहीं लो कोई वो थोड़े ना, लो तुमने ही बनाई है, लो मैंने तो बनाया नहीं। टोल बना दो, 1995 का बना दो, दिक्कत क्या आ रही है समझो। तो लो क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि हमारे पास 2001 से पहले का इंडेक्स है ही नहीं, है ही नहीं। वो बोलेगा, बोला है नहीं, को आंसर थोड़े ना है, वो नहीं, वो आंसर नहीं है। फैक्ट्स पे बात करो जी, बताओ मुझे। तो ये बता ही नहीं पाएगा क्योंकि इंडेक्सेशन है ही नहीं ना। तो अब बताए, ये बात अटक गई यहाँ। अब ऐसा नहीं क्या बोला गया, तो तुम बताओगे नहीं बताओगे तो मैं ऐसा तुम्हें नहीं होने दूंगा, खोज जाऊंगा। ऐसा समझ में। तो ऐसे नहीं, उसको एक बात समझे। चलो एक काम करो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, तो एक काम करो। और मुझे पता तुम 1995 में ला नहीं सकते, ये भी मुझे पता। तो एक काम करो, मुझे तुम ये अधिकार दे दो, राइट, यू गिव मी राइट, कि मैं ये जो 1 लाख है ना, इसकी जगह में एफएमवी लिख दूं 1 अप्रैल 2001 वाली, फिर मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट, फिर मैं राजी हो गया। एक बार बता, पीछे कौन हटता है? पीछे कौन हटता है जिंदगी में? पीछे कौन हटता है? जो गलत होता है। वो गलत कौन था यहाँ पे? लॉ। तो लॉ पीछे हट गया, मतलब तू कर ले जो कर ले, उसको बस मान जा। तो यहाँ पे ऑप्शन ले लिया क्या, यदि कोई एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है तो एसेट के पास ऑप्शन है, अभी भी ऑप्शन है क्या, कि वो चाहे तो 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट मानो। ये ऑप्शन है, ऑप्शन। अब क्या हुआ, उसका पासा उल्टा पड़ गया। मैं 1 अप्रैल 2001 की लिख दू, और 2001 की लिखा तो 2001 की पता चली 80,000 है। कितने? 80,000। तो वापस तो वही नहीं सर, यहाँ पर तो कोर्ट ही चलते हैं। मेरा नुकसान और हो गया। तो अभी बोला तो यार ये ले ले बस, अब और बोल तो ले ले, ऑप्शन है। उसके बाद तुझे कोर्ट नहीं जाना बस। तो मेरे पॉइंट समझ रहा है मैं क्या हो रहा है? यदि आपने कोई भी एसेट 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है तो एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को एसेट की कॉस्ट मान सकता है। मान सकता है, मानेगा नहीं, मान सकता है, यदि उसका बाल बाल राजी है। सही कहें, बाल बाल तो सही होते हैं, राजी है तो। आ रहा समझ में? ये आ गया क्लियर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो रहा है, स्टैम्प वैल्यू जानते हैं आप लोग? स्टैम्प वैल्यू जानते होंगे आप लोग? स्टैम्प वैल्यू प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू होती है ना, सरकार की नजरों में स्टैम्प वैल्यू, यहाँ पे वो प्रोविजन हो रहा है। लेकिन स्टैम्प वैल्यू हर एसेट की नहीं होती, स्टैम्प वैल्यू केवल जमीन मकानों की होती है, बाकी ज्वेलरी के केस में इनमें नहीं होती स्टैम्प वैल्यू, केवल जमीन। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो रही है, देखिए स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा तो फेयर मार्केट वैल्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि लॉ ने डिसाइड करा। अब यहाँ पे 3 चीज हो गई हमारे सामने, देखो क्या क्या कंपेयर करना है। सबसे पहले तो एक्चुअल कॉस्ट, जैसे मैंने बोला था अभी 1 लाख बोला था मैंने। फिर यहाँ लेना है एफएमवी, कब की? 1 अप्रैल 2001 की। मैंने बोला मान लो 1.5 लाख, 1.5 लाख। और यदि मान लो स्टैम्प वैल्यू जो है, स्टैम्प वैल्यू 1 अप्रैल की, वो यदि 1,20,000 है तो फिर एक भी। लेकिन स्टैम्प वैल्यू तभी होगी जब हम लैंड, बिल्डिंग और इमोबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ज्वेलरी वुलरी इनके थोड़ी ना होती स्टैम्प वैल्यू। तो थोड़ा ध्यान देना। समझ में आया कि ये कब होगा ये वाला रूल एप्लीकेबल? व्हेन वी परचेज एन एसेट बिफोर 1 अप्रैल 2001। बिफोर 1 अप्रैल 2001 क्या लेंगे? सबसे पहले क्या देखोगे आप? नहीं, सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले आप एफएमवी को स्टैम्प वैल्यू से कंपेयर करना, जो दोनों में से लेस है वो लेना, फिर जो लेस है उसको कंपेयर करना किसके साथ? और दोनों में से जो हाई है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। और ये रूल कौन से एसेट में एप्लीकेबल होगा? जो एसेट आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है। आया समझ में अब इतना? तो लिखो, आप लिखो क्या, पहले स्टैम्प वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू
में से जो दोनों में से कम है वो लेंगे, और फिर जो कम आएगा उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्चुअल, जो दोनों में से हाई है वो लेंगे। सारी 2001 स्टैम्प वैल्यू भी 2000, सुन लो एक बार प्लीज, स्टैम्प वैल्यू भी 1 अप्रैल 2001 की और स्टैम्प वैल्यू भी दोनों। लिखो, आप लिखो, ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ एसेट बराबर, पहले आप लिखो एक्चुअल कॉस्ट जितने में आपने खरीदी, फिर लिखेंगे एफएमवी ऑन 1 अप्रैल 2001 और स्टैम्प वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2001, और ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख दो ओनली इन केस ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ। ये लेके पूरा लिखना आप लोग प्लीज, ये स्टैम्प वैल्यू केवल तभी होती है। फिर इन दोनों में से क्या लूंगा बताओ, इन दोनों में से क्या लूंगा जो लेस है, और फिर क्या करूंगा, उस लेस को मैं एक्चुअल को उसके साथ कंपेयर करूंगा, फिर क्या लूंगा, फिर जो दोनों में से हायर है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, लैंड, बिल्डिंग और बोथ। क्योंकि स्टैम्प वैल्यू इनके अलावा किसी की होती नहीं है ना, स्टैम्प वैल्यू होती ही नहीं की है। आया क्या बताओ समझ में? कल पूछूंगा मैं आपसे, कल क्वेश्चन करेंगे आप। आया समझ में यहाँ तक? एक और लिख लो लास्ट, बस फिर कल पढ़ेंगे अपन। कितने हो गए बताओ, कितने केस हो गए? 2। देखो आप, इफ एन असेट इज एक्वायर्ड, इफ एन असेट इज एक्वायर्ड अंडर गिफ्ट, if an asset is acquired under gift, comma will का मतलब वसीयत, comma inheritance, if an asset is acquired under gift, will और inheritance। आपको याद होगा मैंने बताया भी था आपको, यदि मेरे फादर ने मुझे कोई एसेट गिफ्ट दी तो क्या मेरे फादर पे कैपिटल गेन आएगा? ये ट्रांसफर नहीं है, गिफ्ट में मिली, इनहेरिटेंस नहीं आता कैपिटल गेन, लेकिन कब आता है? जब मैं बेचूंगा। और आपको याद होगा मैंने बोला था, ठीक है मेरे फादर को रात मिल गई, लेकिन जब मैं बेचूंगा ना तो गेन मेरे फादर ने जब परचेज किया तब से लेकर आज तक पे आ जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे प्रोविजन आ गया आपको समझ में। मेरे फादर ने कोई जमीन परचेज करी 10 लाख में, उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी, मैंने इस जमीन को मान लो 1 करोड़ में बेच दिया, तो 1 करोड़ तो सेल्फ कंसिडरेशन मेरे लिए कॉस्ट वो मानी जाएगी जो मेरे फादर के लिए थी। आज मतलब मेरे फादर ने भी नहीं करी थी, मेरे फादर को भी उनके पिताजी मतलब मेरे दादाजी ने दी, मेरे दादाजी ने भी नहीं करी थी, दादाजी को पता नहीं पुश्तैनी असेट थी, और अपन ऐसे निकले कि अपन ने उस असेट को बेच दिया है ना। तो मेरे लिए कॉस्ट क्या मानी जाएगी बताओ? हाँ, जो सबसे प्रीवियस ओनर ने परचेज किया। तो लिखो आप, और यदि उन्होंने 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी हो तो 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू आएगी, उससे पहले तो लेनी नहीं है, सही है ना। लिखो, देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द प्रीवियस ओनर। कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर द प्रीवियस ओनर, कॉस्ट ऑफ एसेट फॉर द प्रीवियस ओनर। बस आगे समझ में? एक केस लिख लो जो कल पढ़ेंगे, हम कल इसके क्वेश्चन करेंगे। अब कल मॉड्यूल लेके आना आप लोग। केस कौन सा वाला है? लिखो, केस 4 लिखो। तो एक अभी गाड़ी अपनी एज की हुई है, इंडेक्सेशन, ये बात तो 2 घंटे पहले इंडेक्सेशन वाली खत्म कर दी हमने। यदि 23 जुलाई से पहले बेचा, सुनो, यदि 23 जुलाई से पहले बेचा तो इंडेक्सेशन कर देना, 23 जुलाई के बाद बेचा तो इंडेक्सेशन मत करना, शॉर्ट टर्म है तो इंडेक्सेशन मत करना,
आरसीएससी यदि 20% देने को राजी है तो इंडेक्सेशन कर देना। ये बातें हो चुकी है अपने बीच। तो पिताजी भी है तो फाइट इनफ नहीं, तो यहाँ पिताजी वाला ऑप्शन यदि होता तो मैं लिखवा देता कि इन केस ऑफ पिताजी से एसेट मिले तो इंडेक्सेशन नहीं होगा, मैं लिखवा देता। अरे बात समझिए, तो यदि ऐसा होता तो मैं लिखवा देता। इफ देयर आर एनी एक्सेप्शन अपन लिख लेंगे, बाकी नहीं है तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस 4 लिखो जो कल पढ़ेंगे अपन। कॉस्ट ऑफ बोनस ईयर, कॉस्ट ऑफ बोनस ईयर। चलो ये कल पढ़ेंगे। कल आप लोग मॉड्यूल लेके आना प्लीज सब बच्चे ना, क्योंकि कल अपन इसका क्वेश्चन करेंगे और ऐसा हम कल पढ़ेंगे। और मेरे पेपर कॉपी ठीक है, करेंगे टाइम का बातें कर रहे थे, बातों में कौन सा टाइम मिलेगा? नहीं आप लोग बातें कर रहे थे ना इसलिए ले लिया था। ये नहीं कॉपी है कि ये कितने करे आप लोगों ने? लास्ट के रह गए पेपर आपके पास है ना? कल करके लाना, पूरा पेपर कल सोल्व करके लाना आप लोग। पक्का है पेपर अवेलेबल सबके पास? कल पूरा पेपर करके लाना, कल अपन पेपर सोल्व करेंगे। आप है ना, जो डाउट है वो देखेंगे आप, ठीक है? पेपर नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मैं ग्रुप में व्हाट्सएप करूंगा, उससे आपके पास भी आ जाएगा।